नमस्कार, मैं दिव्यांशी आप सभी का स्वागत करती हूँ मिनिस्ट्री ऑफ करंट अफेयर्स बाय डॉक्टर गौरव गर्ग। आज इस इंटरव्यू सेशन में हमारे साथ जुड़ी हैं श्रुति श्रीवास्तव जिन्होंने आईबीपीएस पीओ 2022 एग्जामिनेशन क्लियर किया है। श्रुति, बहुत ढेर सारी बधाई और बहुत मैं कहूँगी एक बार फिर स्वागत है क्योंकि इससे पहले भी हम श्रुति से मुलाकात कर चुके हैं और उस पर श्रुति ने हमें बहुत सारी बातें बताई थी एलआईसी असिस्टेंट मैनेजर एग्जामिनेशन कैसे क्लियर करना है। और आज हम श्रुति से जानेंगे कि जॉब में रहते हुए कैसे उन्होंने आईबीपीएस पीओ एग्जामिनेशन क्लियर किया है। तो एक बार फिर ढेर सारी बधाई श्रुति। एंड कैसा लग रहा है, पिछले साल आपने असिस्टेंट मैनेजर एलआईसी असिस्टेंट मैनेजर एग्जामिनेशन क्लियर किया इसी साल आई वुड से, एंड देन यू हैव अनदर रिजल्ट विद आईबीपीएस पीओ। तो कॉन्सेक्यूटिव एग्जामिनेशन जब आप क्लियर करते हो तो हाउ वाज द मोरल, खुद के बारे में हाउ डू यू फील? मैम बहुत अच्छा फ़ील होता है क्योंकि इतना हार्ड वर्क करने के बाद, रात-रात को पढ़ने के बाद, बहुत मेहनत करने के बाद जब रिज़ल्ट मिलता है तो बहुत अच्छा फ़ील होता है। लगता है कि सब किया हुआ का फ्रूट मिल गया, बहुत अच्छा लगता है। एंड मैम ये रिज़ल्ट वैसे तो इंटरव्यू उतना अच्छा नहीं गया था पर मार्क्स अच्छे आए थे मेरे, तो आई वाज़ एक्सपेक्टिंग कि मेरा हो जाएगा। सो आई एम वेरी हैप्पी नाउ। सो श्रुति, आपने आईबीपीएस क्लियर किया है। अम, हम आपसे जानना चाहिए कि रुझान कैसे हुआ बैंकिंग की तरफ? मैम मैं पहले पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रही थी। अ, पर उसमें मेरा इंटरेस्ट धीरे-धीरे बहुत कम होते जा रहा था क्योंकि मैं बहुत पढ़ती थी, पर उसका रिज़ल्ट नहीं निकल रहा था, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि आई एम नॉट फॉर दैट पोज़ीशन। सो मेरी दी भी ऑलरेडी पोस्टेड है इन अ बैंक। उससे मुझे इंस्पिरेशन मिला, मैं ये कह सकती हूँ, इसलिए मैंने बैंकिंग प्रिपरेशन स्टार्ट की फ्रॉम 2021। और फिर ये क्रैक 2022 में स्पेशली प्री क्लियर होना स्टार्ट हुआ। अदरवाइज 2021 में मेरा सिर्फ आरआरबी क्लर्क निकला था क्योंकि आई वाज नॉट वेरी वेल प्रिपेयर्ड और मेरा मेंस क्लियर नहीं हुआ था। तो अगर हम एग्जामिनेशन की बात करें, बीन इन द प्रोसेस, कैसे प्रिपेयर करना है फॉर अ जनरल स्टूडेंट, प्री और मेंस? मैम मैंने कोई कोचिंग तो ज्वाइन नहीं किया था ऑफलाइन, मैंने ऑनलाइन ही पढ़ा था। अगर मैं जनरल अवेयरनेस की बात करूँ तो मैं शुरू से गौरव सर को ही फॉलो कर रही हूँ फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन ऑल्सो, और 2021 से मैंने उनको बैंकिंग के लिए फॉलो किया। उनका मैंने पेड कोर्स लिया था, जो उनका जो रहता है जिसमें वो डेली पढ़ाते हैं एंड मंथली भी वो कंपाइल करके देते हैं फॉर रिविजन। तो वो मैंने अच्छे से फॉलो किया था। हर दिन मैं उनका नोट्स बनाती थी, मैं उसे रिवाइज करती थी, वीकली रिवाइज करती थी, देन मंथली भी रिवाइज करती थी, फिर सर का मंथली वीडियोस देखती थी। और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि जब मैं हर दिन का रिवाइज करती थी तो मुझे अगर उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता था तो मैं उसे भी पेपर में लिख लेती थी अलग से, ताकि मैं उसको रिवाइज कर सकूं, मेरे लिए इजी रहे पढ़ना। एंड जो सर के लास्ट एग्जाम के टाइम जब वो एमसीक्यू निकाले थे, स्पेशली एसबीआई के और आईबीपीएस पीओ के, तो वो मैं दोनों ही रिवाइज करती थी सर के एमसीक्यूज, और उसको मैं एग्जाम के एक दिन पहले भी रिवाइज की हूँ ट्रैवलिंग करते हुए, ताकि मेरे दिमाग पे रहे कि क्या बेसिकली मेरे दिमाग पे रह रहा है कि नहीं। उस चीज को रिटेन करने के लिए मैं बार बार रिवाइज करती थी। इसी तरह रिवाइज करते करते जब मैं एग्जाम में गई तो मुझे समझ में मतलब सर की ही बातें याद आ रही थी, क्वेश्चंस जब मिल रहे थे तो बहुत अच्छा भी लग रहा था कि जो पढ़ा है वो मिल भी रहा है एंड हो भी रहा है। तो देन अगर मैं मैम रीजनिंग का बताऊं, मैम रीजनिंग का प्रिपरेशन जैसे नॉर्मल अगर स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं तो उनको एक अपना नोटबुक मेंटेन करना चाहिए जिसमें उनको सारे क्वेश्चन सिलेबस अच्छे से लिख लेना चाहिए एंड टॉपिक वाइज उसको कंप्लीट करना चाहिए। ये कंप्लीट करने का प्रोसेस मुझे लगता है मैम एक ही बार करना चाहिए, उसे बार बार नहीं, एक बार बस कंप्लीट कर लेना चाहिए, देन मॉक टेस्ट लगाना चाहिए। एंड मॉक टेस्ट में भी जो क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं सब सब्जेक्ट में, मैं ये कहूंगी कि उसको अलग से लिखना चाहिए और याद रखना चाहिए कि मैं ये क्वेश्चंस बनाई थी या बनाया था और मुझसे ये क्यों गलती हुई थी। ये हो गया। एंड मैम एग्जाम के टाइम में रीजनिंग का ये कहूंगी कि मैं मॉक टेस्ट सबमिट करके सॉल्व करती थी रीजनिंग का। और मैं ज्यादा मैम टाइमर के साथ नहीं सॉल्व करती थी क्योंकि मुझे एग्जाम के पहले थोड़ा डिमोटिवेट फील होता था। मैं अगर मैं रियलिटी कहूँ तो मैंने
टाइमर के साथ सॉल्व ही नहीं किया है रीजनिंग का, क्योंकि कई टीचर्स कहते हैं कि सॉल्व करना चाहिए, बट मैंने नहीं किया है, मैंने सबमिट करके ही सॉल्व किया है। और मैंने उसको फिर बाद में भी कई बार रिवाइज किया है, 2-3 मॉक टेस्ट, आई थिंक जो जो कंपनीज हैं उनके अलग अलग मॉक टेस्ट 10 करके मैंने 30 to 50 मॉक टेस्ट मेंस के लगाए थे, दैट टू सबमिट करके। और इंग्लिश का अगर मैं बोलूँ तो सब में सेम प्रोसेस है मैम। आपको हर चीज सिलेबस पता होना चाहिए, तभी आप कुछ कंप्लीट कर सकते हैं। तो इंग्लिश का भी मैंने हर एक टॉपिक कंप्लीट किया, और मैंने वो कैब के लिए भी टीचर को प्रेफर किया था। गौरव सर के भी वो कैब के पुराने वीडियोस है, उसको भी मैंने देखा था। तो वो जो बेसिक वर्ड्स है जो किसी भी इंसान को पता, बच्चे को पता होना चाहिए, जो कि हम अवेयर नहीं होते हैं, तो वो वर्ड्स तो मुझे आ ही गए थे। और वो कैब के लिए फिर मैंने इतना ही किया था, ऐसा नहीं कि मैंने वो कैब के लिए हर दिन एक कॉपी मेंटेन की थी, क्योंकि वो बहुत बर्डन हो जाता है। अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो इतना कुछ पढ़ना ही है, और अगर हम वो कैब के भी अलग से कॉपी बनाए और उसको भी हर दिन पढ़े, तो वो रिक्वायर्ड नहीं है। क्योंकि वो चीज मुझे लगता है कि बैंकिंग एग्जाम के लिए इतना नेसेसरी नहीं है। हालांकि कई टीचर्स कहते हैं कि वो कैब करना चाहिए, बट मैंने वो कैब में उतना नहीं किया था। जितना भी मैंने किया था आई थिंक वो इनफ हुआ मेरे लिए। और मैम ये इंग्लिश के लिए मैं एक और चीज कहूंगी कि इंग्लिश में रीडिंग करना इम्पोर्टेंट है। अगर आप जल्दी रीड कर पाते हैं देख के, क्योंकि आप एग्जाम में लिपसिंग भी नहीं कर सकते, आपको जल्दी जल्दी करना है, अपना मुंह खोल के तो एग्जाम नहीं दे सकते। तो आपको जल्दी जल्दी कैसे रीड करना है वो हैबिट होनी चाहिए। उसके लिए आप इंग्लिश का मॉक टेस्ट देते हैं तो टाइमर के साथ ही दें मेंस का। पहले आप इंग्लिश का दे दें, फिर सबमिट कर दें, एंड देन आप और सारे सेक्शंस को सॉल्व करें, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैंने इंग्लिश का जो भी मॉक टेस्ट दिया है उसको मैंने टाइमर के साथ ही दिया है, और वो बहुत हेल्पफुल रहा। मेरे इंग्लिश में भी मार्क्स अच्छे आए हैं। इसीलिए प्रैक्टिस के साथ ही मैंने बहुत ज्यादा वोकैब पे फोकस नहीं किया। बच्चों को डर लगता है कि अरे इतना सारा वोकैब करना है, बट मैंने वोकैब में उतना फोकस नहीं किया। और अगर मैं मैथ्स का कहूँ तो मैथ्स का भी मैम जितने भी सिलेबस है उसको अच्छे से मेंटेन करिए, और एक एक टॉपिक को पढ़ना है, समझना है, मॉक टेस्ट लगाना है, मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चंस नहीं बने उसको सॉल्व करना है। और मेंस के लिए मैं ये कहूंगी, तो मैंने प्री का कहा कि सॉल्व करना है। मेंस का हम मेंस के क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि आप हर चीज लिख नहीं सकते नोटबुक में, क्योंकि वो बहुत लेंदी होते हैं। तो मेंस के में ये क्या करती थी कि अगर कुछ कॉन्सेप्ट है तो मैं कॉन्सेप्ट लिख लेती थी कि इसका ये फॉर्मूला यूज हुआ है, या इसमें ये आइडेंटिटी यूज हुई है, मैथ जो भी अलजेब्रा की या किसी भी चीज की, तो वो मैं करती थी। और मैथ्स का भी मैम मैं मॉक टेस्ट में सबमिट करके ही सॉल्व करती थी। मैंने कब कोशिश किया मैंने कि मैं टाइमर के साथ सॉल्व करूं, पर वो मेरे लिए बहुत डिमोटिवेटिंग हो जाता था। तो लास्ट 15 to 30 डेज मैं सबमिट करना ही प्रेफर करती थी, और वो मुझे लगता है कि काम आया। मुझे जरूरी नहीं है कि टाइमर के साथ ही करें, बट हाँ आपको ऑनेस्ट होना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं वो कंप्लीट कर रहे हैं। कई बार सबमिट करने के बाद इंटरेस्ट नहीं आता कि करें कि ना करें, पर वो नहीं चाहिए। अगर आप टाइमर के साथ नहीं कर रहे हैं तो आप सबमिट करके पूरा चीज सॉल्व करें, जो नहीं बन रहा उसको बनाएं, इवन उसको एग्जाम के 1-2 दिन पहले देखें कि आपसे क्या नहीं बन रहा था। तो ये मुझे बहुत हेल्प किया, ये सबमिट करके सॉल्व करना सारे क्वेश्चंस। और जो क्वेश्चंस नहीं भी बनते थे तो मैं वो भी कोशिश करती थी कि मुझसे इधर उधर से मुझे हेल्प मिल जाए, क्योंकि मैं ऑफलाइन में थी नहीं, कोचिंग में मैं खुद ही प्रिपेयर कर रही थी। तो मैम ऐसे मैंने सब सेक्शंस को सॉल्व किया। और मैम ये लेटर राइटिंग का मैं कहना चाहूंगी। लेटर राइटिंग के लिए मैंने ये किया था, क्योंकि इंग्लिश मेरी थोड़ी ठीक ठाक है, तो मैंने जो करंटली टॉपिक्स चल रहे हैं वो मैंने सर्च कर लिया था गूगल से। मैं मतलब मंथली सर्च कर लेती थी, क्योंकि आजकल बहुत सारे ऑनलाइन सोर्सेज इसमें पता चल जाते हैं कि रीसेंट टॉपिक क्या चल रहा है। तो वो रीसेंट टॉपिक से ऑल्सो गौरव सर की वीडियो से भी पता चल जाता है कि ये अभी चल रही है दुनिया में, ये चल रहा है, या फिर यूक्रेन का वॉर चल रहा है, या फिर रशिया का कुछ अलग इशू है, या इकोनॉमी गिर रही है। तो उस चीज के बारे में इन्फॉर्म्ड रहती थी मैं, क्योंकि सर की वीडियोस फॉलो करती थी। तो उसी से मैम मैंने अपने आप से ही प्रिपेयर किया लेटर का, और वो भी मेरा हो गया, लेटर एंड ऐसे। तो मैम मैंने ऐसे का ऐसे ही किया, सारे टॉपिक्स जो रिसेंटली चल रहे हैं वो किया, और लेटर का मैं हर टाइप के टॉपिक्स को कर लेती थी, और उसको फिर जैसे कि बैंक में कुछ चल रहा है तो उसके रिलेटेड हर एक टॉपिक का अलग अलग होता है, जो कि फ्री सोर्सेज बहुत है आजकल गूगल में, अगर आप देखें तो मिल ही जाता है।
तो वो पैटर्न मुझे पता था कि इसमें ये चीज़ होता है, इसमें ये चीज़ होता है, तो ऐसे करके मैंने कर लिया। बहुत प्रेशर नहीं लिया कि लेटर है या ऐसे लिखना है। कई लोग बहुत प्रेशर ले लेते हैं, हम कैसे लिखेंगे, हम तो स्कूल में नहीं लिख पाते थे, पर ऐसा नहीं है। आप लिख सकते हैं, इसमें कोई बहुत वो नहीं है, अगर आप आराम से सोचें और लिखें तो इट्स ईज़ी टू डू। तो थी परसिवरेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। आपने एक एग्ज़ामिनेशन क्लियर किया, उसका पैटर्न अलग था। तो एक साथ यस। एस्पिरेंट्स एग्ज़ामिनेशन की तैयारी करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि पैटर्न सेम होता है, अलग होता है। अलग-अलग पैटर्न वाले एग्ज़ामिनेशन को एक साथ तैयारी करना, कैसे बैलेंस करना है? कितना कठिन, आसान आपके लिए था? मैम, मैं ये कहूँगी कि मुझे सिलेबस का इन्फॉर्मेशन था और मैं बहुत उसको कॉम्प्लेक्स नहीं करती थी। मुझे पता था अगर मैं इस चीज़ का पढ़ रही हूँ, अगर इसमें जीएस में मुझे एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ने हैं, तो मुझे यही पढ़ने हैं और एक ही सोर्स से पढ़ने हैं। वो बहुत ज़रूरी है कि एक ही सोर्स से आप स्टिक रहें और उसी को रिपीट करें, क्योंकि कई सोर्सेज़ से पढ़ने से रिवाइज़ होता नहीं है और दिमाग को डर भी लगता है कि ये हो नहीं पाएगा, मैं रिवाइज़ नहीं कर पाऊँगी। तो इसलिए मैम मैंने एक ही सोर्स को फ़ॉलो किया। जैसे मैंने सपोज़ एक टॉपिक एक्स्ट्रा है, तो रीज़निंग, मैथ्स एंड ये तो सब में कॉमन ही रहता है और उसमें भी कुछ-कुछ टॉपिक्स एक्स्ट्रा होते हैं, तो उस चीज़ मुझे पता थी और मैंने मॉक टेस्ट सारे अलग-अलग एग्ज़ाम्स के लगाए। जो नहीं बनते थे, वो मैं लिख लिया करती थी और इसी तरह मैम सिलेबस से अवेयर होना चाहिए और पता होना चाहिए कि ज़्यादा सोर्सेज़ फ़ॉलो नहीं करना है, तो ये चीज़ भी बहुत हार्ड नहीं है मैं कहूँगी मल्टीपल एग्ज़ाम्स डिफरेंट पैटर्न्स को एक साथ करने के लिए। अब फ़ोकस होना चाहिए कि यही है तो मुझे यही करना है, मुझे इधर डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है क्योंकि आजकल यूट्यूब में इतने वीडियोज़ हैं, डिस्ट्रैक्शन होता है कि अभी कुछ आया है तो मैं ये पढ़ लूँ, वो पढ़ लूँ, पर ऐसा नहीं। आपको अपने टीचर्स पे बिलीव करना है, आप जिसको फ़ॉलो कर रहे हैं उसको फ़ॉलो करते रहिए, एक ही टीचर को फ़ॉलो करिए मैं तो ये कहूँगी और उससे बहुत फ़ायदा होता है, इवन मल्टीपल एग्ज़ाम्स में। हो सकता है जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस है बीबीएसपी का, उसके बारे में बताएँ। हाउ वाज़ इट? हाउ वाज़ द इंटरव्यू क्वेश्चन्स पुट अप टू यू? हाउ मैं डिड यू आंसर? यस, यस। मैम मैं इंटरव्यू के लिए जो सर मिनिस्ट्री ऑफ करंट अफेयर्स में ही सर ने फ्री इंटरव्यूज़ कंडक्ट कराया था अराउंड 25 टू 30 स्टूडेंट्स का गुड़गाँव में। तो मैं उनको फ़ॉलो करी थी, जो वीडियोज़ वो जा मैं तो नहीं अटेंड की थी पर जो सर वीडियोज़ पोस्ट करते थे वो मैं उसको बहुत अच्छे से देखती थी और मुझे जो लगता था कि ये कुछ नया चीज़ है उसको मैं नोट कर लेती थी, जो मुझे नहीं पता होता था और स्पेशली वो जो फीडबैक सेशन था सर लोग का कि इंटरव्यू होने के बाद फीडबैक देना कि ये गलती है, तो वो बहुत काम आया। इवन बॉडी का पोस्चर कैसा होना चाहिए बैठे बैठे हुए और एवरीथिंग कैसा होना चाहिए, वो चीज़ बहुत हेल्पफुल रही थी और मैं ये कहूँगी कि जो जीवन बंसल सर का वीडियोज़ था अराउंड 25 टू 30 जो वो हर एक दिन डालते थे, वो बहुत हेल्पफुल रहा। मैं उसे बहुत फ़ॉलो की। मैंने 1-2 बहुत 3-4 बार मैंने रिपीट में देखा होगा सर का वीडियो और उस चीज़ को भी मैं समझती थी और मुझे लगता था कि ये कुछ नया है तो मैं लिखती थी क्योंकि सर भी कहते थे कि जो आपको नहीं समझ में आ रहा आप नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन नहीं हो रहा तो आप कर लीजिए और उसको आप रिवाइज़ करिए। तो वो बहुत हेल्पफुल रहा। तो इंटरव्यू के लिए मैंने स्टडी आईक्यू के फ्री सोर्सेज़ ही यूज़ किए हैं। मैंने कोई पेड कोर्स नहीं लिया था, ना पेड कोर्स स्टडी आईक्यू को लिया था। सर के फ्री वीडियोज़ इतने हेल्पफुल रहे कि वो इनफ था मेरे लिए। मैं यही कहूँगी कि थोड़ा सोर्स हो और उसको ज़्यादा करने से ज़्यादा फ़ायदा मिलता है या तो ज़्यादा की चाह रखने से अच्छा। तो ये बहुत हेल्पफुल था मैम। श्रुति गौरव सर, स्टडी आईक्यू का कितना अहम रोल रहा है? मैम, मैं ये कहूँगी कि स्टडी आईक्यू का बहुत बड़ा रोल रहा है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप मेंस तक तो पहुँच जाते हैं क्लियर भी हो जाता है पर आप इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाते। और मैं तो कहूँगी कि मुझे तो फ्री वीडियो से सर के इतना फ़ायदा हुआ, मैंने उसी को ऑन रिपीट देखा, पढ़ा, समझा बहुत दिन तक। इवन मैंने इंटरव्यू के 1-2 दिन पहले भी मैंने उसको रिपीट में देखा है, ताकि मुझे याद रहे मैं वो कर सकूँ मतलब रिटेन कर सकूँ अपने दिमाग में। और जीएस का अगर मैं बोलूँ तो मैंने सर को ही फ़ॉलो किया है, शुरू से मैं कहीं किसी टीचर के पास गई ही नहीं। मुझे क्या सर की आदत सी हो गई थी, सर का पैटर्न का जो पढ़ाने का तरीका है, उस चीज़ को मुझे आदत सी हो गई थी, तो फिर मैं सर को ही फ़ॉलो करती थी। शुरू से ही मैंने सर को ही फ़ॉलो किया और वो बहुत फ़ायदा हुआ उससे क्योंकि जीएस जो इस समय आ रहा है जीएस वो ईज़ी नहीं आ रहा।
मोस्टली क्वेश्चंस आर अराउंड द बैंकिंग अवेयरनेस, और बैंकिंग अवेयरनेस मैंने सर का ही फॉलो किया था, जो वो पेड कोर्स में पढ़ाते हैं, और मैंने उसी को पूरा फॉलो किया और मेरा हुआ। तो मैं ये कहूंगी कि ये तो बहुत बड़ा रोल है सर का मेरे ये क्लियर करने में। कोई भी एग्जाम मेरा जो क्लियर हुआ है उसमें मैंने जीएस में सर को ही फॉलो किया है शुरू से। वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। थैंक यू मैम। कुछ फाइनल टिप सजेशन? हाँ, मैं ये कहूंगी कि आप अगर आईबीपीएस पीओ एग्जाम देने जा रहे हैं पहली बार या दूसरी बार, हो सकता है पहली बार आपका प्री क्लियर ना हो, पर ऐसा मत सोचिए कि ये एग्जाम क्लियर नहीं हो सकता। ये एग्जाम नॉर्मल इंसान क्लियर कर सकता है। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। ये एक टैबू हो गया है कि बहुत डिफिकल्ट है, बस आपको परसिवरेंस के साथ और फोकस होके पढ़ना है। तो आपसे ये एग्जाम आराम से क्लियर हो जाएगा। और डरना नहीं है कि आईबीपीएस पीओ है, हार्ड आता है, ये सब बात नहीं है। आपको अगर आप पढ़ेंगे तो आपको वो हार्ड भी इजी लगेगा, क्योंकि कोई ना कोई तो एग्जाम निकालता ही है। अगर उसके पोस्ट इवन कम भी हो निकालता है, तो कोई ना कोई तो उस पोजीशन में जाएगा ही। तो वो सोचे कि वो पोजीशन में वो कैसे जा रहा है, तो वो आप बनिए। ये मत सोचिए कि वो बहुत इंटेलिजेंट होगा तो जा रहा है, ऐसा नहीं है। वो पढ़ के ही इंटेलिजेंट बनते हैं। तो मेरा ये कहना है कि कोई शुरू से इंटेलिजेंट नहीं होता, फोकस करने के साथ, पढ़ने के साथ ही इंटेलिजेंट बनता है। तो इजी लीजिए हर चीज को, बहुत प्रेशर मत लीजिए, तो आपका क्लियर हो ही जाएगा एग्जाम। थैंक यू। थैंक्स श्रुति, पूरी टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। वी विश यू गुड हेल्थ। थैंक यू। थैंक यू मैम।